हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 3 मई 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। आज के दिन द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे न्यूज़ में बढ़ने से पहले कोई भी स्टूडेंट जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहा हो वो स्टडी आईएएस कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना ना भूले स्टडी आईएएस कोड यूज करके। ये सभी प्लेटफॉर्म हैं जहां आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी आपकी क्वेरी हो, चाहे प्रिपरेशन से संबंधित या फिर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित, वहां टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जीमेल भी आप कर सकते हो। आज हमारी न्यूज़ कौन कौन सी रहेगी? आज है 3 मई 2020। तो आज के दिन हम न्यूज़ डिस्कशन करेंगे आरोग्य सेतु ऐप। मिनिस्ट्री वांट्स आरोग्य सेतु ऐप मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली। मीन्स जो भी लोग हैं डिसेबल्ड या जिनको बोलते हैं एबल्ड, स्पेशली एबल पर्सनल, जो भी विकलांग रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए कहा गया है मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, हम क्या करेंगे। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऐप लाया गया था। इसने कहा कि हम जो भी विकलांग हैं उनके लिए भी वो भी चला सके इस ऐप को, ऐसा ऐप बनाएंगे। हमारे लिए कंट्रोवर्सी का विषय सिर्फ इतना सा है, ये पहले भी कंट्रोवर्सी का विषय रह चुका था कि आरोग्य सेतु ऐप है क्या, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। वही हमारी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 10, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है पीएम मीट्स फाइनेंस मिनिस्टर फॉर सेकंड इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। हमको ये देखना है कि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज होता क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केवल टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी संडे के दिन आता है, इसलिए कौन कौन से साइंस एंड टेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेड फ्रेगमेंट ऑफ नोवल कोरोना वायरस लेड टू फॉल्स पॉजिटिव इन कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स। तो यहाँ पर प्योर साइंस है, इनसे संबंधित हमको कोई न्यूज़ नहीं पढ़नी है। यूपीएससी के लिए कोई रिलेवेंस इस न्यूज़ का नहीं है। यूजिंग ह्यूमन स्ट्रेट एज डायग्नोस्टिक टूल एंड सोर्स ऑफ पावर, ये कुछ नहीं है। स्पीकिंग ऑफ साइंस, एनआईएबी डेवलप्स पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट, कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी में कभी नहीं पूछा जाएगा। आरटीपीसीआर, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि आरटीपीसीआर क्या होता है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल इनहिबिट्स नोवल कोरोना वायरस, इसमें कि सिर्फ इतना सा बड़ा डिस्कशन किया गया है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीवायरल ड्रग्स है जो वायरस को की ग्रोथ को रोकती है, वो नोवल कोरोना वायरस में भी काम कर रही है, ऐसा इस राइटर के द्वारा कहा गया है। बट यूपीएससी के लिए हम इसको कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। सिर्फ इतना सा कह सकते हैं कि जब भी ऐसी कोई बीमारी हो, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं हो या फिर हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं हो, तो हम पहले से ही जो बनी हुई है एंटीवायरल ड्रग्स, या जैसे हमने एंटी मलेरियल ड्रग्स ली थी उसी तरह एंटीवायरल ड्रग्स का हम केवल ट्रायल कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी अभी तक उसका इफेक्टिव जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिले। 12 नंबर पर कैन एंटीबॉडी टेस्ट हेल्प टैकल कोविड-19। अगेन ये सिर्फ बहुत अच्छे यहाँ पर आरटीपीसीआर के बारे में हम बात करेंगे। ये सभी साइंस बेस, प्योर साइंस बेस आर्टिकल्स हैं जिनका हमारे यूपीएससी में ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। हमारी यूपीएससी में सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है, उतना सा हमको याद रखना है। डेब्ट एंड म्यूचुअल फंड, ये इकोनॉमी का एक पार्ट है जो जिसका हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्हेन विल ए कोविड-19 वैक्सीन बी रेडी, कब हो जाएगी एक वैक्सीन? तो जब आएगी तब देखा जाएगा। नाम क्या रहेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने खोजी, कैसे खोजी, किससे उस वैक्सीन को बनाया, वो सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब बनेगी तब हम देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम 3 मई 2020। इसमें आरोग्य सेतु ऐप, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्टिमुलस पैकेज, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पहले भी लाई गई थी, अभी सेकंड जो है स्टिमुलस पैकेज लाने की बात की जा रही है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टिमुलस पैकेज क्या होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड, इसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे द हिंदू के पेज नंबर 12।
फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड था, उसने अपनी 6 डेप्थ स्कीम्स को बंद कर दिया, मींस जो उधार देने देती थी उन स्कीम्स के द्वारा उसको बंद कर दिया। इसीलिए एक क्राइसिस आ गया था म्यूचुअल फंड में। इसीलिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ का 90 डेज के रेपो रेट पर म्यूचुअल फंड को प्रोवाइड करने का पूरा एक बंदोबस्त किया है, एक पूरा लिक्विडिटी फ्लो किया है मार्केट में। और इसके लिए आरबीआई क्या रखेगा, जो आरबीआई रखने के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड रख सकता है, किससे, म्यूचुअल फंड से, कॉमर्शियल पेपर, डिबेंचर, ये सभी अपने पास रखकर कोलेटरल का मीन्स मतलब क्या होता है कि जब भी हम कभी ऋण लेने जाते हैं बैंक में, तो बैंक से ऋण लेते समय हमको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। जैसे हमारे को घर के कागज रखने पड़ सकते हैं, या हमारी ज़मीन जो रहती है उसकी कागज रखने पड़ सकते हैं, तभी बैंक हमको लोन देती है। उसी तरह आरबीआई से लोन लेते समय या बैंक से लोन लेते समय म्यूचुअल फंड्स को भी कॉरपोरेट बॉन्ड या कॉमर्शियल पेपर या डिबेंचर, ये सब भी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीन्स ऋण लेने के तरीके हैं। आरटीपीसीआर आगे और डिस्कशन करेंगे। आरटीपीसीआर ये क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको यहीं पे अच्छे से समझते हैं। जनरली क्या होता है, अगर कोई अपराध स्थल है, वहां पर किसी ने अपराध कमिट किया है, मान लीजिए रेप हो गया या किसी का मर्डर हो गया, यहां पर जब कोई अपराधी है उससे यहां पर उसका हेयर भी टूट सकता है, या फिर कोई ब्लड की जो वेसल्स ब्लड है, ब्लड सेल्स भी यहां रह सकती है, ब्लड बिखर सकता है, नाखून रह सकते हैं, नाखून में उसका कुछ पार्ट्स रह सकता है शरीर का। तो इन सेल्स में से हम क्या निकालेंगे, यहाँ ये सेल है मनुष्य की, इसमें केंद्रक, और उसमें से हम क्या रखेंगे, यहाँ पर इसमें डीएनए रहता है, इस डीएनए को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। डीएनए जब एक सेल से हम बाहर निकालते हैं केंद्रक से, तो ये डीएनए की मात्रा इतनी कम रहती है कि हम इसका एक्सपेरिमेंटली आगे पूरा यूज नहीं कर सकते। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करेंगे हम, इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके हम कई लोगों से मैच कर लेंगे जिन पर हमको शक हो कि यही अपराधी है, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, डीएनए की मात्रा कम है, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जनरली क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए बन जाए, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम के द्वारा होता है, इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एक जो जनरल प्रोसेस है कि डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, और आरएनए से अगेन क्या बन रहा है, प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बन जाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा पहले आरएनए से, क्योंकि यहां पर जो वायरस है कोरोना वायरस, उसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए, तो उसको आरएनए को पहले किस में बदला जाएगा, डीएनए में, किसके द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब डीएनए में एक बार चेंज हो गया तो एक कॉपी हमको डीएनए की अगर मिल गई, तो हम इस डीएनए को क्या करेंगे, ये डीएनए है। अब डीएनए को अगर पीसीआर में यूज करते हैं, पीसीआर डीएनए के ऊपर, तो एक कॉपी से हमको कई कॉपियां मिल जाएगी। मीन्स डीएनए की जैसे हम फोटोकॉपी करवाते हैं, उसी तरह पीसीआर के द्वारा क्या होता है, डीएनए की मात्रा को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अब इस डीएनए का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं लेबोरेटरी में, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर के द्वारा या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम डीएनए की मात्रा इतनी बना लेंगे कि उसके बाद उसका यूज कर हम पूरा सीक्वेंस कर सकते हैं वायरस के डीएनए को। उसके बाद उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, कितना उसमें चेंज आया है, और उसी आधार पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर कई जो आपराधिक मामले हैं वो भी सुलझा सकते हैं। यहां कंफ्यूजन नहीं होना है, आरोग्य सेतु ऐप ये पहले की न्यूज में भी आ चुका है, द हिंदू के पेज नंबर 6, द हिंदू के पेज नंबर 10, आज भी ये न्यूज में आया है, तो ऑलरेडी हमने बता चुके पेज नंबर 8 पर आज आया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। हमको केवल याद रखना है कि आरोग्य सेतु ऐप क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, एक मोबाइल ऐप है। डेवलप कैसे किया है इसको, पीपीपी मॉडल के द्वारा, मीन्स प्राइवेट एंड पब्लिक मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया है। किस लिए, टू ट्रैक कोविड-19 इन्फेक्शन, मीन्स जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन है, उनको ट्रैक करेगा, क्योंकि इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जितने भी ऑलरेडी क्वारंटाइन में रखे गए लोग या जो इन्फेक्ट हो चुके हैं, उन सभी को
इस ऐप में उन सभी का डाटा इस ऐप में डाउनलोड किया जाएगा, मीन्स अपलोड किया जाएगा। साथ ही में जो भी इस ऐप को डाउनलोड करेगा उसके भी कई डाटा इसमें अपलोड किए जाएंगे उस स्वयं व्यक्ति के द्वारा। अब आगे हम देखते हैं इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज की जा रही है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी टेक्नोलॉजी इसमें यूटिलाइज की जाएगी। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें ये टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। कई बार लगेगा कि ब्लूटूथ तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब तो वाईफाई का ज़माना है, ब्लूटूथ की क्या ज़रूरत है। तो याद रखना यूपीएससी कई बार घुमाकर स्टेटमेंट देती है। ये क्या करेगा, enable people to assess themselves the risk of their catching the coronavirus infection। मीन्स जो लोग हैं उनका कितना ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण पकड़ने की जोखिम का आकलन करने में सक्षम बनाएगा ये। क्योंकि इसमें जो डाटा रहेगा, अगर आप सोचो आप जहां रह रहे हो आपके आसपास लोगों का डाटा इसमें है, तो वो बताएगा कि कितना % चांसेज है आपका कोरोना वायरस होने का। इसलिए आप होम क्वारंटाइन में रहो, आप घर में ही रहो, ये सब भी ये बताएगा। पर्सनल डाटा कलेक्टेड बाय ऐप इज इनक्रिप्टेड। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि इसमें जो भी पर्सनल डाटा लिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बार आया था कि प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, इसमें जो डाटा है वो क्या है, इनक्रिप्टेड। कोई भी इस डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हमको हमेशा कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, हमको हमेशा गवर्नमेंट का फेवर करना है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि डाटा अगर इनक्रिप्टेड है, सुरक्षित है, तो कहना है यस। 11 भाषाओं में उपलब्ध है देश में, तो ये याद रखना। अगेन है फिजिकल स्टिमुलस, उसमें हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना। द हिंदू के पेज नंबर 11 पे यह 10 पर ही आया है, पहले ये द हिंदू के पेज नंबर 1 पर आ चुका है। इसमें क्या किया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हेल्थ वर्कर्स जो है उनको 50 लाख का बीमा किया गया है। 80 करोड़ जो लोग हैं जो एक गरीबी रेखा से नीचे एक पर्टिकुलर रेखा में आते हैं, बीपीएल, और बीपीएल के अलावा अंत्योदय कार्ड योजना है, या पर्टिकुलर बहुत सारे श्रमिक हैं, इन सभी लोगों को 5 kg वीट और राइस, 1 kg पल्सेस मिस दालें 3 महीने तक दी जाएगी इस योजना के तहत। 20 करोड़ जो महिलाएं हैं जिनका जनधन अकाउंट है उनको 500 रुपये पर मंथ 3 महीने तक उनको दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। महानरेगा जो था उसका जो मजदूरी थी 182, उसको बढ़ाकर 202 कर दिया गया है पर डे। पीएम किसान जिसके तहत 6000 पर ईयर दिया जाता है पैसा, किसको, किसानों को, उनकी भी पहली किस्त अभी दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन जो स्वयं सहायता समूह है जो पहले 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते थे उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया, बिना किसी कोलेट्रल को रखे, मीन्स बिना कोई कागजात, कोई प्रॉपर्टी के कागज रखे हुए उनको 20 लाख तक का लोन दे दिया जाएगा। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन ऑर्गेनाइज सेक्टर में संगठित क्षेत्र जिनमें 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं, ऐसे संस्थान में अगर किसी कर्मचारी को 5,000 से कम 15,000 से कम सैलरी मिलती है तो गवर्नमेंट उनके पीएफ जो प्रोविडेंट फंड है उसमें भी सहायता करेगी। तो यहाँ हमने पहले ही देखा कि डॉक्टर्स के लिए यहाँ किया जा रहा है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ कर्मचारियों के लिए भी। तो क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, मीन्स असंगठित क्षेत्र को ही कवर करती है। अब हमको क्या लगेगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है तो केवल संगठित क्षेत्र को छोड़कर ये क्या करेगी, केवल असंगठित क्षेत्र, क्योंकि गरीब यही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी ये कवर कर रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये पहली बार नहीं है, ये 2016 में ही आ गई थी। इसीलिए यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो ये गलत है। 2016 में इसको जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसी समय, उससे पहले ही लोगों को ये कहा गया था कि जिसके पास अवैध रूप से पैसा है वो पैसा अपना डिक्लेयर कर दे, उस पैसे पर 50% की पेनल्टी लगेगी और 50% जो है वो आपका रहेगा। लेकिन अगर आपने डिमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा किया तो आप पर पूरी पेनल्टी लगेगी 100%। इसीलिए जो 50% पेनल्टी है उसमें से कुछ पैसा
गरीब कल्याण योजना में डाल दिया गया ताकि जो गरीबों की सोशल वेलफेयर की स्कीम्स है उनमें उस पैसे को लगाया जा सके। तो याद रखना ये पॉइंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब एक जो इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? वित्तीय उत्प्रेरक। जब भी हमारी जीडीपी कमजोर हो, जीडीपी की वृद्धि दर कम हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी मीन्स मौद्रिक नीति और फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति कौन लाता है? आरबीआई। तो गवर्नमेंट कहती है आरबीआई को कि आप ऐसी नीति बनाओ जिससे फिजिकल स्टिमुलस मिले, किसको? हमारी अर्थव्यवस्था को। इसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? अपनी ब्याज दर जो रेपो रेट है उनको कम कर देती है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, फ्लो बढ़े। उसके बाद जो राजकोषीय नीति के द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स की दरें कम कर देती है, अपना जो व्यय है वो बढ़ा देती है। यही क्या है? फिजिकल स्टिमुलस। इसमें दोनों आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। और यूपीएससी में एक बार फिजिकल जो स्टिमुलस है उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगेन जो पेज नंबर 12 पर जो आया है, 11 पे जो 12 पर जो आया है म्यूचुअल फंड, उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। पहले की न्यूज में ये पेज नंबर 1 पर आ चुका था म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हुई, ये क्यों न्यूज में है? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड क्राइसिस। ये एक यूएसए की कंपनी है जो म्यूचुअल फंड चलाती है इंडिया में। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। इसने अपनी 6 स्कीम्स को बंद करने की घोषणा की थी, इसीलिए म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। इसी को ध्यान में रखकर आरबीआई ने क्या किया? 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स को प्रोवाइड की। म्यूचुअल फंड क्या है? एक वित्तीय संस्थान है। रेपो ऑपरेशंस के द्वारा मीन्स रेपो रेट जो वर्तमान में चल रही है 4.4%, 90 डेज के लिए पैसा दिया जाएगा। अब रेपो रेट क्या होती है हमने पहले भी देखा था। आरबीआई क्या करती है? जब भी बैंकों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है कई बार, तो आरबीआई पैसा देती है और इस पैसे के बदले आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट लेती है। और इंटरेस्ट रेट जो लेती है मीन्स ब्याज दर, उसे ही क्या बोलते हैं? रेपो रेट। और जो प्रेजेंट में कितनी है? 4.4% रेपो रेट है। इसी रेपो रेट पर आरबीआई म्यूचुअल फंड जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनको भी पैसा देगी। अब करेगी क्या आरबीआई? आरबीआई 50,000 करोड़ का 4.4% की ब्याज दर से रेपो रेट पर पैसा देगी, किसको? म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड क्या करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? जब भी गवर्नमेंट को उधार लेना रहता है तो ये वित्तीय संस्थानों को कुछ कागज दे देती है, ताकि मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में अपनी कुछ लायबिलिटी रखती है कि इस पर्टिकुलर डेट को हम वापस इन लाइबिलिटी को लेकर मीन्स इन पर्टिकुलर जो भी आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इनको वापस लेकर आपको पैसा चुका देंगे। अब जब म्यूचुअल फंड ने गवर्नमेंट में पैसा लगाया है, गवर्नमेंट को उधार दे रखा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या सुरक्षित रहती है। तो जब म्यूचुअल फंड को भी पैसा लेना रहता है तो आरबीआई के पास वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस रख सकता है और बाद में आरबीआई क्या करेगा? वापस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लौटा देगा और म्यूचुअल फंड कंपनीज वापस आरबीआई का पैसा लौटा देंगे। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केवल कोलेटरल के रूप में है, मीन्स केवल सुरक्षित जो प्रतिभूति है उसके रूप में। जैसे हम कागज रखते हैं मकान के या फिर जमीन के, जब भी हमको लोन लेना रहता है तो म्यूचुअल फंड जब लोन लेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो रखेगी। हाँ, यहाँ कॉर्पोरेट बॉन्ड भी रखे जा सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर भी रखे जा सकते हैं, तो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जरूरी नहीं है। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है म्यूचुअल फंड को? लिक्विडिटी क्राइसिस जो म्यूचुअल फंड में है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो 50,000 करोड़ उनके पास चले जाएंगे हाथों में, तो उनकी क्या है? लिक्विडिटी मीन्स मार्केट में पैसा, इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा हो जाना, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी का बढ़ना। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? कोई पर्सन 1 है, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 और पर्सन n नंबर, उनके पास हाथ में पैसा है बहुत सारा, या जनरली सिंपल जॉब करते हैं, टीचर का हो सकता है या कोई साइंटिस्ट हो सकता है या फिर कोई आईएएस अधिकारी भी हो सकता है। उनके हाथ में अगर पैसा, वो सोच रहे हैं कि मैं कहीं निवेश करना चाहता हूं, लेकिन वो डायरेक्टली किसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी डायरेक्टली कोई निवेश करता है तो सारा खुद को ही देखना पड़ता है कि कंपनी के शेयर कब कम हो रहे, कब ज्यादा हो रहे, कब बेचना चाहिए, तो टेंशन रहती है। ये क्या करते हैं? एक इसमें बिचौलिया जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, एक जो थर्ड पार्टी है वो इसमें काम करता है। फर्स्ट पार्टी यहाँ, ये सेकंड पार्टी, इसको थर्ड मान लेते हैं,
एक सेकंड पार्टी यहाँ, तो दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी काम करती है म्यूचुअल फंड। जब भी इनको निवेश करना रहता है तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देंगे। म्यूचुअल फंड क्या करेगी, किसी पर्टिकुलर सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 या सेक्टर 4 इनमें डेप्थ के रूप में, मीन्स पैसा उधार भी दे सकते हैं, या फिर इक्विटी मीन्स अपना पैसा शेयर के रूप में भी लगा सकते हैं, या फिर शेयर और डेप्थ दोनों के रूप में लगा सकते हैं किसी भी सेक्टर में। अब देखते हैं कैसे। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, जो हमने पैसा म्यूचुअल फंड में डाला वो डेप्थ म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, मीन्स मनी मार्केट में भी हमारे पैसे को लगा सकते हैं बॉन्ड के रूप में, इक्विटी मीन्स स्टॉक्स के रूप में, शेयर मार्केट में हमारे पैसा लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम किस प्रकार का म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ लगेगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा मनी मार्केट और शेयर मार्केट दोनों जगह लगेगा। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां 365 दिन के लिए पैसों का लेन देन किया जाता है और उसका नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जो शेयर मार्केट रहता है वहां पर पैसों का जो लेन देन हो वो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, 2 साल के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए, लंबे टाइम के लिए जो पैसा का निवेश होता है वो है शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट जो है उसका नियंत्रण सेबी करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब म्यूचुअल फंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, स्मॉल अमाउंट में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स छोटी छोटी राशियों में ये किसी को अगर पैसों की जरूरत है तो क्रेडिट देते हैं। और लगभग हमारा जो बैंक्स हैं उनके बाद 24 से 27% क्रेडिट इंडिया में इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड ये एक वित्तीय संस्थान है, मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो छोटी छोटी यूनिट जारी करते हैं। इसमें कोई भी पैसा, स्टूडेंट्स भी पैसा लगा सकता है। ये 10 रुपए की छोटी छोटी, 10 या 15 या 20 रुपए की छोटी छोटी यूनिट्स जारी करते हैं। इन यूनिट्स को खरीद कर हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को बॉन्ड मार्केट या फिर शेयर मार्केट में लगा सकता है। निवेशकों की बचत को निवेश करना, अगर निवेशकों की बचत को निवेश करने के लिए कहां पर कर सकता है, ये फाइनेंशियल मार्केट में, वित्त बाजार में, या मनी मार्केट हो सकता है वित्त बाजार, या कैपिटल मार्केट भी हो सकता है। कैपिटल मीन्स पूंजी बाजार या शेयर मार्केट। निवेशकों की बचत को ये निवेश करता है फाइनेंशियल मार्केट में, वो मनी मार्केट भी हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट, वो कैपिटल मार्केट भी हो सकता है। ये काम करता है म्यूचुअल फंड। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड में निवेशकों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का लाभ मिलता है, मीन्स निवेशक जो है, कोई भी निवेशक जो पैसा लगा रहे म्यूचुअल फंड में, उनको एक डाइवर्सिफाइड मीन्स विविधतापूर्ण क्षेत्र मिलता है पैसा लगाने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी एक ही कंपनी में। अगर हम डायरेक्टली शेयर खरीदते हैं रिलायंस में तो हमारा केवल शेयर केवल रिलायंस में लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा शेयर कहीं भी लग सकता है, मीन्स हमारा पैसा कहीं भी निवेश हो सकता है। यहाँ पर मार्केट रिस्क भी कम होती है क्योंकि अलग अलग कंपनियों में हमारा पैसा लग रहा है। और यहाँ जो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड वो कैसे होता है, हमारा म्यूचुअल फंड 2 तरीके से हो सकता है, एक ग्रोथ बेस्ड म्यूचुअल फंड, एक इनकम बेस्ड म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड इनकम। ग्रोथ बेस में हम लाभांश हमको मिलेगा, मीन्स हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया उस कंपनी के, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी हमारा जो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो भी बढ़ेगा। इसमें हमने कोई ऑटो कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, हीरो, मारुति, किसी फार्मा कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयर हम खरीद सकते हैं। यहाँ पर जब इन कंपनियों की ग्रोथ होगी तो हमारा पैसा भी डबल होता जाएगा। फिक्स्ड इनकम में हम इसके चक्कर में ना पड़कर हम केवल इंटरेस्ट से संबंध रखेंगे। हमने पर्टिकुलर फिक्स इनकम के लिए हमने क्या किया, बॉन्ड मार्केट में पैसा लगा दिया, तो हमको बॉन्ड डूबने का कोई टेंशन रहता नहीं। तो क्या होगा, हमको फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा, या हम बॉन्ड खरीद सकते हैं या डिबेंचर। बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा जो बॉन्ड जारी किया जाता है वो भी हो सकता है। तो ये सभी क्या था, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें से याद रखना। म्यूचुअल फंड जस्ट एक थर्ड पार्टी है, मीन्स यहाँ पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्ट करता है किसी दूसरी कंपनियों में। यही क्या है, म्यूचुअल फंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कशन किया है 3 मई 2020 द हिंदू न्यूज़ का। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस।